दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की गद्दी तलवार की एक ऐसी धार पर आकर टिक गई है जिस तलवार की धार की जरूरत सत्ता चलाने के लिए उद्धव ठाकरे को चाहिए, लेकिन उसी तलवार की धार से बचने का हुनर भी उद्धव ठाकरे को चाहिए, क्योंकि सत्ता बची रहे। और सियासत की इस धार में पैनापन और कोई नहीं बल्कि दिल्ली से एनआईए के जरिए एक चौसर बिछाई गई है। इस चौसर पर आने वाले वक्त में हर किसी को अपनी चाल चलनी है। और सवाल यही हो चला है कि महाराष्ट्र की सरकार जो अपने अंतर्विरोधों के साथ अभी तक जी रही है, क्या उसकी उम्र पूरी हो गई? और अगर उम्र पूरी नहीं हुई तो क्या वाकई दिल्ली में एनआईए के जरिए जिस चौसर को बिछाया गया है वह एनआईए अपने तरीके से पूछताछ करते हुए एक ऐसी परिस्थिति को ला ही देगी जिसमें वाकई गद्दी चली जाएगी क्या? ये सारे सवाल हैं, क्योंकि एक दरोगा के काम से अगर मुंबई पुलिस इतनी प्रभावित हो जाती है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर को तबादला करने की जरूरत आन पड़े और मुंबई पुलिस कमिश्नर से पूछताछ करने की परिस्थिति में अगर एनआईए आ जाती है तो फिर वहां के गृह मंत्री पर भी आंच आएगी। और गृह मंत्री शिवसेना के नहीं है, गृह मंत्री एनसीपी के हैं। एनसीपी ना हो तो शिवसेना की सरकार नहीं चल सकती है और शिवसेना अपने तौर पर गृह मंत्रालय को चला नहीं सकती है। यह कौन सी परिस्थिति है? लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में ऐसी परिस्थिति वाकई पहली बार आई है। तो आज जरा पन्नों को हम पलटना शुरू करें और महाराष्ट्र की सियासी गणित को आपके सामने रखें। उससे पहले एक चीज अपने जहन में रखिए। 28 बरस पहले मुंबई को ही केंद्र में रखकर एक 1993 में वोहरा कमेटी की रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का जिक्र किया गया था। उस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के जिक्र में कई किरदार थे। उसमें पॉलिटिशियंस थे, उसमें ब्यूरोक्रेट्स थे, उसमें मुंबई पुलिस थी, उसमें बिल्डर्स थे, उसमें कॉरपोरेट थे, उसमें क्रिमिनल्स भी थे, उसमें माफिया भी थे। और यह ताकत मंत्रालय से लेकर विधानसभा को आने वाले वक्त में अपने अनुकूल कर सकती है, इसका एक अंदेशा दिया गया था। उस रिपोर्ट को दफन करने की कोशिश हुई। कुछ पन्ने निकल कर आए, कुछ पन्ने राजनीतिक गलियारों में गुम हो गए, लेकिन उस रिपोर्ट में दर्ज शब्द धीरे धीरे राजनीति को अपने तरीके से कैसे हुनरमंद बनाते चले गए। और एक ऐसी परिस्थिति पहली बार मुंबई में आकर खड़ी हो गई जहां पर तीन चेहरे तीन तरीके की परिस्थितियों को जीना चाहते हैं। एक चेहरा उद्धव ठाकरे का जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दूसरा चेहरा शरद पवार का जिनके बारे में बहुत माहिरपन के साथ कहा जाता है जितने पत्ते हथेली में उतने ही पत्ते आस्तीन में रखते हैं, यानी कौन सा पत्ता कब फेंक दे, कौन सी चाल कब चल दे, कोई नहीं जानता है। और तीसरे नायक के तौर पर उभर रहे हैं फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, जो इससे पहले मुख्यमंत्री थे और जिस तेवर के साथ वह अब दिल्ली को जानकारी दे रहे हैं या महाराष्ट्र सरकार को चुनौती दे रहे हैं, उस चौसर पर अलग अलग हर कोई अपनी अपनी चालों को चल रहा है। कहीं से राणे भी निकल कर आते हैं, कहते हैं हम भी तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब यहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। ध्यान दीजिए, एक खामोशी अगर है तो कांग्रेस ने खामोशी बरती है, एक खामोशी अगर बरती गई है तो इंतजार के साथ मुकेश अंबानी ने बरती है, एक खामोशी अगर बरती गई है तो उस कॉरपोरेट ने बरती है जिस कॉरपोरेट को बार बार लगता है कि आने वाले वक्त में कहीं उससे कोई फिरौती की रकम तो नहीं मांगेगा। और एक खामोशी इस वक्त दिल्ली ने भी बरती है, उसी दिल्ली ने जो 2014 में चुनाव प्रचार के वक्त शिवसेना को सीधे सीधे वसूली पार्टी कहने से नहीं कतराती थी। लेकिन इस तमाम चौसर के भीतर जो भी चाल चलेगा वो जानता है कि महाराष्ट्र का राजनीतिक गणित कुछ ऐसा है कि अगर हमने शह दे दी तो सामने वाला मात के बदले उल्टे शह देने की स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी के पास 106 एमएलए है और उसे किसी भी राजनीतिक पार्टी का साथ मिल जाए तो सत्ता उसकी हो जाएगी। शिवसेना उसके विरोध में खड़ी है, लेकिन सुबह का भूला शाम में लौट आएगा तो शरद पवार क्या करेंगे? दूसरी स्थिति, शरद पवार अगर इधर से निकलकर उधर चले जाएंगे और बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे तो फिर कौन क्या कर सकता है? और तीसरी स्थिति, अगर तोड़फोड़ की बनती है तो उसमें एनसीपी सबसे ज्यादा फायदे में रहेगी या बीजेपी फायदे में रहेगी, इसकी भी होड़ मचेगी। यानी कुल मिलाके सियासी तिकड़मों का दौर शुरू हो रहा है और इस दौर के पीछे की परिस्थितियों को पलटने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसे ही एक्स मुंबई पुलिस कमिश्नर
परमवीर सिंह से एनआईए पूछताछ शुरू करेगी तो क्या वाकई सीधी आंच राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर आ जाएगी और शरद पवार कोई देरी नहीं लगाएंगे यह करने में कि वो नए गृह मंत्री को शपथ दिला दे और इन्हें हटा दे, क्योंकि यह उनके हिस्से में आता है। और सही मायने में महाराष्ट्र की राजनीतिक सत्ता को चलाने के पीछे कहते हैं शरद पवार ही हैं। लेकिन आइए जरा इन पन्नों को खोलने की इसलिए जरूरत है क्योंकि शिवसेना की अपनी राजनीति, शरद पवार की अपनी सियासत, कांग्रेस की अपनी खामोशी और बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस के जरिए सीधे चुनौती देने के सवाल यूं ही नहीं पैदा हुए हैं। इसके पीछे की उन परिस्थितियों को टटोलने और समझने के लिए हमें लगता है कुछ चीज़ों को जरूर जानना चाहिए। ये जरूरत इस बात को लेकर है क्योंकि शिवसेना के एक नेता हैं विजय कुमार गणपत भोसले। 2014 में ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे। जब चुनाव लड़ रहे थे तो इन्होंने एक हलफनामा दिया। उस हलफनामा में अपनी संपत्ति की जानकारी दी। उस हलफनामा के भीतर उन्होंने एक प्रोडो कार जो है, जो लगभग 30-38 लाख की कार है, उस कार की जानकारी दी। उसका नंबर MH02CC101 है। बोरीवली के रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और यह गाड़ी जब्त कर ली है एनआईए ने। और यह गाड़ी जब्त की गई है किसके जरिए? तो यह की गई है सचिन वजह के जरिए। सचिन वजह कौन है? सचिन वजह 1990 में इनकी भर्ती हुई थी। 2002 में घाटकोपर ब्लास्ट हुआ था जिसमें बस के भीतर बम रख दिया गया था। 2 लोग मर गए थे, लगभग 39-40 लोग घायल हो गए थे। उस समय जिस शख्स को संदेह की दृष्टि से पकड़ा गया उसकी मृत्यु हो गई थी पुलिस कस्टडी के भीतर ही। और यह मामला अभी भी चल रहा है कि वाकई पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी या वो भाग गया था तब हुई थी। इसी के सिलसिले में उस वक्त जो सचिन वाजे हैं इस मामले को देख रहे थे और इस मामले को देखते समय उनको वहां से फिर सस्पेंड किया गया। 2002 के बाद 2004 में सस्पेंड किया गया। 2004 से वो अभी तक सस्पेंड की परिस्थितियों को ही जी रहे थे। लेकिन शिवसेना के प्रवक्ता के तौर पर भी मान लीजिए बीच में काम किया, शिवसेना के करीब भी हो गए। उद्धव सरकार जब सत्ता में आई, यानी उद्धव जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने उसकी फिर बहाली की। जो पावर दिए वो सारी चीज़ें अब कोई छुपी हुई नहीं है, हर माध्यम से ये चीज़ें आपके पास आ चुकी है। सवाल इसके पॉलिटिकल लिंक का है। अगर अनिल वाजे के पास जो गाड़ियां हैं उन गाड़ियों के भीतर अगर नंबर झांकते एक दूसरी गाड़ी मर्सिडीज है, वह मर्सिडीज भी एनआईए ने जब्त की है। उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो है MH43AR8697। ये मर्सिडीज वाशी आरटीओ से रजिस्टर्ड कराई गई है और ये नर्मदा ऑफशोर कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर बताई जा रही है। यानी ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी भी हमने आपसे जिक्र किया, शिवसेना के एक नेता का जिक्र भी किया। और इसके ठीक पैरेलल में आइए कि आखिर वो कौन सी परिस्थिति है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री को दिल्ली आकर शरद पवार से मिलना पड़ता है और शरद पवार से मिलने के बाद वह 2 ही बातों का जिक्र करते हैं। एक जिक्र उन्होंने किया कि हमने सारी जानकारी दी कि क्या कुछ हो रहा है और कैसे कैसे जांच चल रही है। और दूसरी स्थिति उन्होंने बताया कि हम इसलिए भी आए थे क्योंकि कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की जरूरत थी हमको, क्योंकि नागपुर में जो मिहान है, जो अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब बन रहा है, वहाँ पर कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के ज़रिए ही बड़ी तादाद में वहाँ पर कई इंडस्ट्री आएगी बाहर की, उन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। यानी 2-3 बातें निकल कर आ रही है। एक तरफ क्राइम है, दूसरी तरफ पैसा है, पूंजी है, और तीसरी तरफ पॉलिटिक्स है। इन तीनों के सम्मिश्रण का जिक्र वोरा कमेटी की रिपोर्ट में 93 में ही कर दिया गया था। अब यहाँ से निकलिए, जैसे ही जिक्र मुकेश अंबानी का आता है, मुकेश अंबानी को लेकर सही मायने में खुले तौर पर शिवसेना कई मौकों पर खिलाफ खड़ी हुई है। लेकिन जहां तक हमें याद आता है 2010 जनवरी का महीना, उस समय मराठी मानुष की राजनीति चल रही थी। उस समय बाला साहब ठाकरे जीवित थे। उस समय मराठी मानुष को लेकर मुकेश अंबानी ने कहा था कि हम सबसे पहले भारतीय हैं और मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोई भी शहर हो, हर भारतीय का हक बराबर का है। इस पर बाला साहब ठाकरे ने अगले दिन 29 जनवरी 2010 को सामना में एक लेख लिखा था और उसमें जिक्र किया था कि मुकेश अंबानी को मराठी मानुष के रास्ते में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मुकेश अंबानी का जितना हक रिलायंस कंपनी पर है उतना ही हक मराठी मानुष का मुंबई पर है। यह एक पॉलिटिकल लाइन थी। लेकिन उसके बाद एक लंबी खामोशी मुकेश अंबानी के जरिए बरती गई। और ध्यान दीजिए तो कभी इसका जिक्र नहीं किया गया। और इसका जिक्र कब किया गया? 2019 के इलेक्शन में,
मुंबई साउथ की सीट थी। मिलिंद देवड़ा कांग्रेस के कैंडिडेट थे और उस समय मुकेश अंबानी के जरिए मिलिंद देवड़ा को एक अच्छा कैंडिडेट बताया गया, जीतने वाला कैंडिडेट बताया गया और उनकी तारीफ की गई, जबकि उनके काउंटर में शिवसेना के ही कैंडिडेट खड़े थे, अरविंद गणपत सावंत साहब, अरविंद सावंत थे। ये चुनाव अरविंद सावंत जीत गए, लगभग 52% वोट मिले थे और जहां तक याद आता है 4,21,000 वोट अरविंद सावंत को मिले थे, मिलिंद देवड़ा को सिर्फ 3,21,000 वोट मिले थे। मुंबई साउथ पे 2 वक्त कब्जा रहा है मिलिंद देवड़ा का, 2004 और 2009 में, लेकिन उसके बाद यहां पर शिवसेना का कब्जा हो गया, तो शिवसेना के हिस्से में सीट थी। उससे पहले चले जाइएगा 1999 में, तो उस वक्त कब्जा था वहां पर बीजेपी का। लेकिन यह एक बताने की बात है कि आखिर मुकेश अंबानी का जिक्र पॉलिटिकल सर्किल में और खास तौर से शिवसेना के गलियारे में कैसे लिया जाता होगा, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन एक दूसरा हिस्सा भी है, मुकेश अंबानी गुजरात से आते हैं, नरेंद्र मोदी गुजरात से आते हैं, अमित शाह गुजरात से आते हैं और यह गुजरात और मराठी लॉबी की लड़ाई 2014 में खुलकर सियासी तौर पर भाषणों के जरिए निकली थी। उसी वक्त में शिवसेना को काउंटर करते हुए बीजेपी कहती थी कि यह वसूली पार्टी है और शिवसेना अपने तौर पर कहती थी कि गुजराती अगर यह सोचते हैं कि वो मुंबई को हाँक लेंगे तो उन्हें हाँकने नहीं दिया जाएगा। यह एक पॉलिटिकल लड़ाई का हिस्सा था। अब सवाल यह है कि जब एनआईए पूछताछ कर रही है और एनआईए के पास क्या वाकई ऐसी जानकारी धीरे धीरे आती चली जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति ही नहीं, इस देश के कमोवेश हर पॉलिटिकल सर्कल में पूंजी पैसा हर किसी को चाहिए और इसके पीछे एक दूसरा सच हमको लगता है एक जानकारी और होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल तौर पर बिजनेस क्लास को कैसे लिया जाए इसमें महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार सबसे माहिर माने जाते हैं। शरद पवार की यह खासियत है कि वो बड़े बिजनेस हाउस, बड़े बिजनेसमैन, बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को जिस रूप में संभालते हैं उसी रूप में कमोवेश व फार्मर्स, किसानों का जिक्र करते हैं, छोटे व्यापारियों का भी जिक्र कर देंगे और सबको साथ ले पाने का हुनर शरद पवार में बाखूबी आता है। लेकिन याद कीजिए फिर जब इंद्रौन आया था उस समय पहली बार शिवसेना ने कहा था कि बिजली इतनी महंगी महाराष्ट्र में नहीं बिकने देंगे और इंद्रौन जो कोंकण के इलाके में लगने वाला था उसको उठा फेंकने का जिक्र कर दिया गया था कि अरब सागर में फेंक देंगे। इसका जिक्र बाला साहब ठाकरे ने किया था। लेकिन 95 में जब सत्ता बनी तो यह भी हर कोई जानता है कि रिबेका मार्क जो इंद्रौन से जुड़ी थी वह मातोश्री पहुंची थी और वहां पर हस्ताक्षर भी हुए थे। दिल्ली में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी तो उन्होंने भी उसको फिर मान्यता दे दी थी। यह भी एक फैक्ट है। यानी राजनीति की जरूरत पैसा है, पैसा कॉरपोरेट के पास होता है, कॉरपोरेट को राजनीतिक ताकत चाहिए और यह जो क्रोनी कैपिटलिज्म का चेहरा है इस क्रूर और एसिड के रूप में तब उभर कर आता है जब इसमें क्रिमिनल्स की भागीदारी शुरू हो जाती है। लेकिन एक सवाल हर कोई पूछ रहा है कि एक दरोगा के कांधे पर बंदूक रखकर शिवसेना चला रही थी क्या, यानी एक छोटे से अधिकारी। लेकिन एक दूसरी परिस्थिति को ध्यान देना शुरू कीजिए तो महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर में शरद पवार मौजूदा वक्त में सबसे चेक एंड बैलेंस की स्थिति में है। उद्धव ठाकरे की कुर्सी जाएगी या शरद पवार के लिए यह एक बेहतरीन मौका है कि अपनी उंगलियों पर सरकार को नचाएं भी और एक सियासत इस तरीके से बांधनी शुरू करें जिससे विपक्ष के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर शरद पवार की मौजूदगी राष्ट्रीय तौर पर नजर आने लगे। यानी ध्यान दीजिए तो कांग्रेस कमजोर हो रही है। कांग्रेस के G23 जो माने जाते हैं, ग्रुप 23 है, वह भी शरद पवार की बड़ाई करने में कतराते नहीं है। और पीसी चाको तो केरल में निकले तो वो किसके पास गए, वो एनसीपी के पास गए। एनसीपी किसके साथ खड़ी है, लेफ्ट के साथ खड़ी है। लेफ्ट किसका विरोध कर रही है, कांग्रेस का विरोध कर रही है। एनसीपी पश्चिम बंगाल में किसके साथ खड़ी है, ममता बनर्जी के साथ खड़ी है। ममता बनर्जी किसका विरोध कर रही है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस और लेफ्ट है। यानी शरद पवार ने अपने तौर पर, चाहे वो केरल का लेफ्ट हो, चाहे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी हो, चाहे वो जगन रेड्डी हो, चाहे वो चंद्रशेखर राव हो, ध्यान दीजिए तो उन्होंने अपने लिहाज से चीज़ों को फैलाया है। और अगर इसमें सुलगाने का काम संजय राउत ये कहकर कहते हैं कि यूपीए की लीडरशिप शरद पवार को सौंपनी चाहिए, तो यूं ही नहीं कह रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं कि स्थिति नाजुक है। यानी कहीं ना कहीं एनआईए के पांव पसरने शुरू होंगे तो खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि कोई भी सियासत
उस क्रोनी कैपिटलिज्म से इतर चल ही नहीं सकती है। और इस क्रोनी कैपिटलिज्म के हिस्से में अगर आप आएंगे तो जब देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जो भी उनके मेगा प्रोजेक्ट्स थे, उन तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स को लेकर कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू का जिक्र किसने किया? उद्धव ठाकरे ने सत्ता में आते ही किया। उसमें एक लंबी फहरिस्त है। उन्होंने तमाम मेगा प्रोजेक्ट को रुकवाया, बोला अभी पैसा इसको नहीं दिया जाएगा किसी प्रोजेक्ट में, और इसको एक हम लोग रिव्यू करेंगे, उसके बाद देंगे। और उस फहरिस्त में देखिए, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, जो कार शेड मेट्रो था जो कि मुंबई आरे का था, उसको भी रुकवा दिया गया। जो केसेस चल रहे थे उसको भी रुकवाया गया। कोंकण के इलाके में जो नानार रिफाइनरी है उसको रुकवाया गया। मुंबई की जो कोस्टल रोड बननी है उसको रुकवाया गया। नागपुर समृद्धि मार्ग था उसको तत्काल में रोका गया। वारसोवा बंदरा सीलिंग था उसको रोका गया। ठाणे क्रिक ब्रिज था उसको रोका गया। एक लंबे फहरिस्त है। यानी जो घटना घट रही है उसके राजनीतिक स्थितियों को समझने के लिए अब आपको यह भी समझना होगा कि शिवसेना का कद उसकी पूंजी के लिहाज से 2014-15 के बाद ही बना है। उसकी फहरिस्त जो एडीआर है और इलेक्शन वॉच है और इलेक्शन कमीशन है, उसके ज़रिए जो जानकारी निकल कर आती है, यह इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शिवसेना अपने तौर पर बहुत कमज़ोर पार्टी आर्थिक तौर पर रही है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। आप इससे खाली ये समझिए कि 2013-14 में शिवसेना ने जो अपना एसेट दिखलाया था वो सिर्फ 27 करोड़ का था, लेकिन आज की तारीख में उसका एसेट जो है 173 करोड़ का है। उसको मिलने वाली जो स्थिति है लगातार वो बढ़ती चली गई, जो कि डोनेशन के नाम पर है, वो हर बरस बढ़ती चली गई, वो करोड़ों में आ गई 2014-15 के बाद से ही। यानी सेंटर में भी सत्ता और राज्य में भी सत्ता, इन परिस्थितियों में वो लगातार वो ताकतवर होती चली गई। राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, कॉरपोरेट सेक्टर में, इन सारी चीज़ों में वो ताकतवर होती चली गई। लेकिन इन सारी परिस्थितियों में शरद पवार भी कई परिस्थितियों का एनालिसिस लगातार कर रहे होंगे, क्योंकि जब गठबंधन की सरकार बनी और ऐसी सरकार बनी जिसमें कोई भी हट जाए तो सरकार गिर जाएगा, कांग्रेस हट जाए तो सरकार गिर जाएगी, एनसीपी हट जाए तो सरकार गिर जाएगी, शिवसेना इधर से उधर हो जाए तो सरकार गिर जाएगी, एक ऐसी परिस्थिति बनी हुई है। इस परिस्थिति को संभालने के लिए, चेक एंड बैलेंस करने की स्थिति में अब राज्य के मुख्यमंत्री नहीं तो क्या शरद पवार हैं, और शरद पवार के हाथ में वो सारी गोटियां आ चुकी है, यह भी एक सवाल है। लेकिन यहीं से एक दूसरा सवाल निकलता है कि अगर एनआईए की रिपोर्ट जो अभी तक जिन दिशा को बता रही है, जिस दिशा में वो ले जाना चाह रही है, या जो स्थिति लगातार बनती चली जा रही है, वह शिवसेना के खिलाफ है, वह शिवसेना के नेताओं के खिलाफ है, या फिर उस सिस्टम की तरफ उठा रही है कि वाकई महाराष्ट्र में क्या राजनीतिक सत्ताएं वसूली भी करती है क्या? ये सवाल उठ रहे हैं अभी, और उठते हुए सवालों को जामा पहना दिया जाए, अमली जामा। हमें लगता है यह हुनर हर किसी को आना चाहिए, और शायद इस देश के गृह मंत्रालय इसमें बाखूबी हुनरमंद होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जांच की प्रक्रिया किस रूप में हो सकती है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, जिस तेजी से वो आगे बढ़ रही है। अब यहां पर एक आखिरी सवाल निकल कर आता है। ये बात क्यों निकल कर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी तलवार की एक ऐसी धार पर आकर अटक चुकी है? ये सवाल इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि शरद पवार और बीजेपी अपने अपने तौर पर वहाँ पे यह भी समझना होगा कि भिंड मुंबई बीएमसी जो है वहाँ पर भी शिवसेना का कब्जा है। और पिछले दिनों जब वहाँ की रिपोर्ट हमारे पास है, जब पिछले दिनों जब वहाँ का बजट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था तो उस बजट में इस बात का रोना, बीजेपी का रोना था कि शिवसेना के 91 कॉरपोरेटर हैं और बीजेपी के 82 कॉरपोरेटर हैं। लेकिन जो बजट बांटा गया वो 73% फंड जो है वह दे दिया गया शिवसेना के कॉरपोरेटर्स को, और सिर्फ 13% बीजेपी के हिस्से में बजट आया। कुल मिला के 728 करोड़ 11 लाख का जो 728 करोड़ का जो बजट अगस्त 2020 में फंड एलोकेशन किया गया डेवलपमेंट के नाम पर, और कोविड का भी संकट था उसके नाम पर भी, उसमें 535 करोड़ शिवसेना के कॉरपोरेटर्स के हिस्से में गया या उनके इलाकों में गया, और सिर्फ 98 करोड़ बीजेपी के हिस्से में आया। यानी राजनीति को चलाने के लिए पैसा बीजेपी को भी वहां पर चाहिए, एनसीपी को भी चाहिए, शिवसेना को भी चाहिए, कांग्रेस को चाहिए या नहीं चाहिए, ये इसलिए सवाल है क्योंकि कांग्रेस में कौन मंत्री बनेगा, किसको पद मिलेगा, इसके लिए इसकी जो अगुवाई करने वाले शख्स हैं वो शरद पवार हैं। वह कांग्रेस का कोई लीडर वहां पर नहीं है मौजूद उस रूप में।
तो कांग्रेस को हाँकने चलाने की स्थिति में शरद पवार ही आते हैं। सवाल ये था कि ये सारी परिस्थितियों में क्या इस दौर में सिर्फ नवंबर दिसंबर 2019 में सरकार बनी है और अभी तो 1 साल ही पूरा हुआ है, 1.25 साल पूरा हुआ है। इस 1.25 साल के भीतर जो इम्बैलेंस था, जो सुशांत सिंह राजपूत के केस के दौर से निकल कर आया और वो मामला नैरोकॉटिक्स में चला गया, तो महाराष्ट्र और मुंबई के भीतर वसूली कहाँ किससे ज़्यादा होती है यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो क्या वाकई एक बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है इस पूरे केस के जरिए? पहली बात। दूसरी बात, क्या राजनीतिक तौर पर प्रभावित करने की परिस्थितियों में यह केस खुद निकल कर आ गया है? दूसरी बात। तीसरी बात, क्या पहली बार राजनीतिक सौदेबाजी करने की स्थिति में अब दिल्ली भी आ गई है, जो कि महाराष्ट्र की सियासत को या तो डिगा दे या फिर ना डिगाए तो अपने अनुकूल परिस्थितियों को बनाना शुरू कर दे, वह भी किसी तीसरे माध्यम से। यह तीसरा माध्यम राज्य का मुख्यमंत्री नहीं होता है। यानी हिंदुत्व का नारा लगाते हुए बीजेपी और शिवसेना दो रास्ते पर हो गई। सेकुलरिज्म का नारा लगाते हुए कांग्रेस और एनसीपी हिंदुइज्म की उस बाउंड्री के भीतर चली गई जिसको अगुवाई करने वाले शिवसेना थे। यह अंतर्विरोध एक ऐसा अंतर्विरोध है जो वाकई कितने दिन चलेगा, सत्ता के लिए चल जाएगा, बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना है चल जाएगा, लेकिन जब पैसे की आवाजाही में इंबैलेंस होगा तब कैसे चलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल हो गया। इसलिए 3 घटनाओं पर अब आपको नजर रखनी होगी। पहली, एनआईए की पूछताछ जो परमवीर सिंह से होगी। एनआईए की पूछताछ के बाद के रिएक्शन जो राज्य के गृह मंत्री पर पड़ने वाले हैं, जो कि अनिल देशमुख हैं। गृह मंत्री पर पड़ने वाला असर एनसीपी के जरिए क्या वह शिवसेना को अपने चंगुल में ले लेगा और उसके भी हथेली जल जाएगी क्या? यह वो एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें 30 तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें लगता है कि अगला महीना बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें चीज़ें उल्टेंगी पुलटेंगी, क्योंकि तब असम और पश्चिम बंगाल के प्रचार में थोड़ी धीमी रफ्तार आ गई होगी। कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने घर लौट आए होंगे, लुटियंस के दिल्ली में लौट आएंगे और फिर कार्रवाई में तेज़ी आ जाएगी। और 30 तारीख को जमानत पर भी सुनवाई होनी है अनिल वज़े की, और उससे पहले पूछताछ होनी है परमवीर सिंह से। और यह भी जानना चाहिए कि पुलिस महकमे के भीतर उठते सवाल शिवसेना को लेकर कोई अच्छे नहीं है, क्योंकि जिस होमगार्ड्स को संभालने के लिए परमवीर सिंह को भेजा गया, उस होमगार्ड को संभाले हुए जो महानिदेशक संजय पांडे थे, वह भी खुला पत्र और किसी को नहीं बल्कि राज्य के मुख्यमंत्री को लिखकर ये कह रहे हैं कि आप हमारा कैरियर बर्बाद कर रहे हैं। समझने की कोशिश कीजिए, यह उस वोरा कमेटी की एक चेहरा भर है जिसने बताया था कि जब क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगी तो पॉलिटिकल सिस्टम ही कैसे क्रिमिनलाइजेशन परिस्थितियों को जिएगा भी और उस चौसर पे अपनी चालों को चलेगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।